हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एसवीएस फैमिली पे स्वागत है। आपने कल क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर आपने अच्छे से समझा है तो उस पर हम अगर कुछ न्यूमेरिकल बनाएं तो हम सॉल्व आउट कर सकते हैं बड़ी आराम से। कैसे समझिए कि अगर दो फोर्स एक ही तरफ है, मान लीजिए ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो मैं अगर इसका रिजल्ट पूछूँ आपसे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा 20 न्यूटन ऐड हो जाएंगे। अगर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो क्या होगा? तो रिजल्ट जो नेट फोर्स आएगा आपका, नेट फोर्स जो आएगा रिजल्ट में वो क्या होगा? 0। ठीक है, नेट फोर्स क्या आएगा? 0। अगर यही फोर्स किसी एंगल पे हो, मान लीजिए इस एंगल पे, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, ये नेट 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो आप नेट फोर्स कैसे निकालोगे? देखिए दो तरीके हैं, या तो रिजोल्व कर दीजिए इसके कंपोनेंट को, या आप डायरेक्टली अगर हम देखें तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और नेट फोर्स निकालने के लिए अगर मैं इसे F1 मान लूँ और इसे F2 मान लूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F नेट F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। आपने किया हुआ प्लस क्लास में, तो ये बनेगा आपका, सॉरी एफ स्क्वायर आएगा इधर, 10 का स्क्वायर प्लस अगेन 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और कोस 60, तो ये बनेगा आपका 100 प्लस 100 प्लस कोस 60 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100, तो ये आएगा आपका 300, तो यहाँ से बनेगा 10√3, तो ये जो होगा आपका नेट फोर्स होगा 10√3 न्यूटन। तो आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर मैं इसको करना चाहूँ कंपोनेंट रिजोल्व करके तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ठीक है, तो अगर ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है और मैं इसको रिजल्ट मानता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अगर 60 डिग्री है टोटल, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए आपका और ये मान लीजिए 2। ठीक है, अगर ये आपका F कोस थीटा मान लूँ मैं, देखिए रिजोल्व करना है हमें कंपोनेंट को, ये कोस थीटा है, ये इसका रिजल्टेंट है इसका, तो ये क्या होगा? F साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान से बनाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसके 90 डिग्री पे क्या है? ये F साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से करूँ, अगर मैं इसे F कोस थीटा मानूँ तो ये क्या होगा? F साइन थीटा होगा। भाई इसके 90 डिग्री पे ये थोड़ा सा डायग्राम अगर सही बनाओगे तो आप ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इधर से ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का। तो F साइन थीटा से F साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इस रिजल्टेंट के जो फोर्स बचे हैं वो कौन से बचे हैं? सिर्फ बचा है हमारा F कोस थीटा और F कोस थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2F कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2F कोस थीटा। और 2F कोस थीटा है, तो कोस थीटा कितना लोगे आप? यहाँ से थीटा का मान कितना लोगे? थीटा का मान लोगे 30 डिग्री। थीटा का मान कितना लोगे? 30 डिग्री, क्योंकि इसका ये जो एंगल बन रहा है कितना? 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 इंटू F कितना? 10 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री कितना होता है? 2 इंटू 10 कोस 30 डिग्री होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कितना? 10√3।
3 न्यूटन। तो आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन पे जो न्यूमेरिकल आना चाहिए वो हमने कर लिया कि आप कंपोनेंट डिसोल्व करके करो या डायरेक्टली उस फॉर्मूले से करो। अगला जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force two body having mass m1 and m2, then gravitational force between them is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to scale distance between them. And electrostatic force क्या होता है? Two charge q1 and q2 placed at distance r, then the force of electrostatic between them is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square distance between them. तो आप दोनों की डेफिनेशन आपको पता है, तो इसका मतलब समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन चार्ज, ठीक है। और डिपेंड ऑन चार्ज देन हम कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। और डिपेंड ऑन मीडियम है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी होता है। मतलब अगर दो चार्ज सेम है तो रिपल्सिव, अगर दो चार्ज डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव। लेकिन ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मास पर। दो बॉडी जो आप लोगे उसके मास पर ये डिपेंड करेगा। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव ही फोर्स है, इसमें रिपल्सिव नहीं होता। दो चीज़ें हो गई। अगर मैं एक और बात करूं कि इनमें से ग्रेटर या स्ट्रोंगर फोर्स कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ग्रेटर या स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताया था कि जब हम स्केल से पेपर ऑफ पीस उठाते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। अब ये कितना ज़्यादा होता है ये आपको याद रखना है। मैं आगे न्यूमेरिकल से इसको प्रूव करूँगा, आगे क्लास जब चलेगी, लेकिन इससे पहले आप सिर्फ ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 10 की पावर 43 टाइम्स ग्रेटर होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे? टिक फोर्स किससे ज़्यादा होता है ये? 10 की पावर इन टाइम ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स से। और कई जगह आपने पढ़ा हुआ 10 की पावर 36। तो ये दोनों ही बातें ठीक है कि इतना स्ट्रॉन्ग ये होता है। किस केस में ये 10 की पावर 43 स्ट्रॉन्गर होता है और किस केस में ये 10 की पावर 36 स्ट्रॉन्गर होता है? जब हम दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम दो इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उससे 10 की पावर 43 टाइम्स ग्रेटर होगा, मतलब लार्जर होगा। और 10 की पावर 36 टाइम जब हम दो प्रोटॉन लेंगे, प्रोटॉन के बीच में जब हम फोर्स चेक करेंगे, तो जब हम इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करेंगे उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो 10 की पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होगा। कितना ज़्यादा होगा? 10 की पावर 36 टाइम्स, ठीक है।
आगे बात समझ में, तो दोनों ही ठीक है कि 10 की पावर 43 भी होता है और 10 की पावर 36 भी। मैंने कई बुक्स में देखा है कि 10 की पावर 36 दे देते हैं ओनली, कई बुक्स में 10 की पावर 43, तो ये दोनों ही सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम यूज़ करेंगे 10 की पावर 43, और जब 2 प्रोटॉन होंगे तो हम यूज़ करेंगे 10 की पावर 36। तो इसके बाद हम इसी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है ये, समझना आप इसको। हम जो अब रेगुलर क्लास में न्यूमेरिकल कर रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि ये न्यूमेरिकल जो है IIT लेवल तक लेके जा रहे हैं आपको, सिर्फ कंसेप्ट को याद करने के लिए आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं। मैं 2 बॉडी ले लेता हूँ। मान लीजिए एक बॉडी मैंने ली अर्थ और एक बॉडी ले ली आपने मून। ये अर्थ है, ये अपनी मून है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है। इनकी डिस्टेंस है बीच में r, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है r और ये आपका मून। अब मैं एक बात पूछता हूँ कि अगर मैं, या क्वेश्चन करते हैं कि इन दोनों बॉडी पे, मून और अर्थ पे कितना चार्ज रखें, इन दोनों पे कितना चार्ज रखें कि इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए, या इनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? भाई इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? न्यूट्रलाइज तब किया जाएगा जब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगे। जितना इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव फोर्स लगे। मतलब एक तरफ से कोई खींच रहा है तो दूसरी तरफ से इनको आगे की तरफ धक्का दे तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो अगर हमें ऐसा करना है तो दोनों पे सेम चार्ज रखना होगा, क्योंकि हमें इसको रिपल्सिव फोर्स बनाना है, और रिपल्सिव फोर्स बनाना है तो हमें चार्ज कितना रखना होगा, हमें ये समझना है। तो देखिए, समझिए इसको, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से बनाना है कि Q1 Q2 अपॉन में R² इक्वल टू, हाँ ठीक है, K आएगा, G M1 M2 अपॉन में R²। अभी M की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका मास मान लेता हूँ 10 की पावर 25 और इसका मास होगा 10 की पावर 23, अगर आपने पढ़ा हो तो। इनके बीच में डिस्टेंस हम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि डिस्टेंस 3,84,000 नियर अबाउट हम ले सकते हैं इन दोनों के बीच की, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी। तो अब हमें क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो कितना चार्ज चाहिए? तो K का मान आपके पास यही है ना, K Q1 Q2 अपॉन में R², G M1 M2 अपॉन में R², R से R कट, और K का मान क्या लेते हैं आप, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2, Q1 बराबर Q2, ठीक है। ये सेम चार्ज लेना आपको, तो मैं इसको Q² लिख दूँ, ठीक है, इक्वल टू G का मान कितना 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। और M1 का मास कितना M1 कितना लेना, 10 की पावर 25 और 10 की पावर 23। तो यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ Q² इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 25 10 की पावर 23 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो सोल्व कीजिए पहले 10 की पावर को, 25 और 23 48 में से 11 गए, कितनी पावर बची 37, और 37 में जब ऊपर चला जाएगा आपका 9 तो आपकी पावर बचेगी 26। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 23 48 में से ये पावर माइनस करेंगे क्योंकि बेस सेम है, ये पावर माइनस करेंगे तो 10 की पावर 37, और 37 में जब ये आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर 37 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9, जब ये 9 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 6.67 इंटू 10 की पावर 37 में से जब 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 28 और अपॉन में 9। थोड़ा और सही कर लीजिए, इक्वल टू Q² है, Q² इक्वल टू 667 इंटू ये
2 फिर माइनस होगा 10 की पावर 26 अपॉन में 9 कर सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको नियर अबाउट काटूँ तो 9 7 63 9 चौक 36, ठीक है, मैंने नियर अबाउट ले लिया। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 74 गुणा में 10 की पावर 26, तो क्यू का मान निकलेगा रूट में 74 इंटू 10 की पावर 26। अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ 8.5 इंटू 10 की पावर 13, तो हमें कितना चार्ज लेना है इसके लिए कि ये दोनों बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाए। 8.5 इंटू 10 की पावर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि दोनों फोर्स को हमें इक्वल बनाना है, न्यूट्रलाइज करना है। अब इसका मतलब क्या, अगर इतना चार्ज रख देंगे तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये चार्ज के कारण इनके ऊपर लगेगा। वो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेटेड टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी आएगा, फोर्स पे भी आएगा, तो एक बार आप समझ लीजिए उसको आसानी से, फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट ड्यू टू, ऑन पॉइंट काट दीजिए, हम तीनों ही करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइंट के कारण भी होगा और आपका ये सरफेस के कारण भी होगा, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। देखो ये एक पॉइंट है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ एक लाइन पर, ठीक है, एल है, और ये एक पॉइंट है पी मान लीजिए, ठीक है, इस पर हमने एक चार्ज रखा क्यों, तो हमें बताना है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसे बोलते हैं ड्यू टू अ पॉइंट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट काटिए एक बार। दूसरा है आपके पास सरफेस, इस सरफेस के कारण इस पॉइंट चार्ज क्यू नोट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा जो होगा ये आएगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीसरा आएगा आपका एक 3D में वॉल्यूमेट्रिक हमने लिया, वॉल्यूम वाली चीज़ क्यू मान लीजिए या कोई भी आपका आयतन वाली चीज़, तो इसमें हमने सेलेक्ट किया ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ds पोर्शन। तो इसके कारण इस पॉइंट क्यू नोट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तीनों चीज़ हम पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी यहाँ से पढ़ेंगे। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हेलो, हाँ जी, तो हमने किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको बिना गॉस थ्योरम के, विदाउट गॉस लॉ के हम इसको सोल्व करेंगे और सीखेंगे। तो हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। क्या आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि एक दीवार है, ठीक है, ये ईंटें लगी हुई है इसके अंदर। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जोड़ना। हम एक छोटी सी ईंट की प्रॉपर्टी जानकर, मान लीजिए हमने छोटी सी ईंट की प्रॉपर्टी का पता किया, इस एक ईंट की प्रॉपर्टी के थ्रू हम पूरी दीवार की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पूरी दीवार की प्रॉपर्टी से डिफ्रेंशिएट करके हम एक ईंट की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। अब कुछ चीज़ें आप सीखिए इसके अंदर क्या होती है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका मतलब। देखिए
हम इसके अंदर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी आप किसी एक पॉइंट की निकालिए या पूरे एक रूम में किसी पॉइंट की निकालिए या पूरे रूम की निकालिए, एक ही होती है। चार्ज डेंसिटी अलग अलग नहीं आएगी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी वो समझिए क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालूंगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा क्यू बाय एल, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा क्यू बाय एल। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू बाय एस लिख लीजिए या एरिया लिख लीजिए, एस मानेंगे तो। और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू बाय वी। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया इसका, अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको समझेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इस लीनियर वाले को उठाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर से पूछा जाता है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके ही हमसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए, अगर मान लीजिए वो एक लाइन है एल, अगर मैं उससे एक रिंग बना दूँ ऐसे कंप्लीटली, एक कंप्लीटली रिंग कर दें हम सोल, तो क्या होगा। तो यहाँ से इसकी जो एल होगी वही होगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो बनेगी यहाँ से अब रिंग के केस में, तो वो क्या होगी, क्यू बाय, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, ये बन जाएगी। तो केस तो वही लगा है, लेकिन हमने अब की बार इसको फॉर्म किस में लिया, रिंग में। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी बजाय इसको हाफ रिंग बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा क्यू बाय पाई आर। भाई इसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा क्यू बाय पाई आर। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा क्यू बाय पाई आर। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ से ये बनाता, तो ये क्वार्टर है एक किस्म से, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी बनेगी, जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है, क्यू बाय पाई आर 2, पाई आर 2। तो ये क्या बन जाएगी, 2 क्यू बाय पाई आर, ठीक है, 2 क्यू बाय पाई आर। तो हमारी डेंसिटी क्या आ गई, 2 क्यू बाय पाई आर। तो यहाँ से हमने एक चीज़ जानी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सभी केस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही, उससे हमने केस अलग अलग बना दिए। तो कैसे क्वेश्चन में हमसे अलग अलग केस करके वो पूछ सकता है। आपको सिर्फ समझना क्या है कि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब चलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप बोर्ड में एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ आप इसको कैसे लिखोगे। अब सबसे पहला जो मैं पॉइंट करवा रहा हूँ आपको वो यही है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, जेड भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपकी आपने कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन में एक लाइन, ठीक है। और यहाँ से आपने कुछ दूरी पर एक कंसीडर किया क्यू नोट, ठीक है, कुछ दूरी पर कंसीडर किया क्यू नोट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बना लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहीं से हम लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये लेंथ है एल, यहाँ पर एक पॉइंट लिया आपने क्यू, एक पॉइंट ले लिया क्यू नोट, जो इस पर हमें इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर जो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इधर क्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस मानता हूँ, एक पॉइंट मैंने छोटा सा एक पार्ट मान लिया इससे डी एल, इसका पार्ट मान लिया डी एल,
और यहाँ से जो मैं लेंथ मानता हूँ वो मान ली ये मैंने, ठीक है, ये कुछ ही दिए ये, तो इसको मैं मान लिया आर डैश। और इस पॉइंट की जो लेंथ मानी मैंने वो मानी ओनली आर। और इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसे मैं क्या मानूंगा भाई, आर डैश आर, ठीक है। अब ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपका, ठीक है। कौन सा चार्ज है ये, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने कल की जो कूलम्स लॉ की क्लास सही से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ये, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स क्यू नोट पे जो फोर्स लग रहा है वो किसकी कारण, इस पे जो चार्ज है इसको मैंने मान लिया डी क्यू। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स कौन सा है, क्यू नोट पे जो फोर्स है वो डी क्यू के कारण लगने वाला फोर्स है। कल हमने क्या था, F12 क्या होता है, फोर्स ऑन 1/2, तो फोर्स ऑन क्यू नोट बाय डी क्यू। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए, हमें इसको कूलम्स लॉ में अगर आपको फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस करना है, मैंने वेक्टर भी साथ में लिया है, इसको वेक्टर फॉर्म में ही साथ में करेंगे हम, क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो वेक्टर फॉर्म को साथ रखोगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो अगर मैं इसका फोर्स निकालूँ इतने से एरिया का, और डी एफ निकलेगा, डी एफ क्या होगा, के क्यू इंटू डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन में जो डिस्टेंस है आर डैश आर, ठीक है। यहाँ से यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने आर डैश आर का, ठीक है। आप इसे आर डैश, अगर हम इसे R1 मान लें और इसे R2 मान लें, ठीक नहीं है, R2 और R1, यहाँ से आपको डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, R2 R1, ठीक है, R2 R1, ठीक है। तो यही बनेगा R2 R1। अब ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बनेगी आपकी डिस्टेंस, यहाँ से बनी डिस्टेंस R2 R1, ठीक है। तो ये आपकी इसकी पोजीशन को शो कर रही है। अब ठीक है, अब देखिए, अभी हमने किया था कि जब हम एक क्वांटिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू नोट या क्यू बाय एल, देखिए अगर मैं छोटे से पार्ट का लूँगा तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डी क्यू बाई डी एल। ये लैम्डा ही रहेगा, लैम्डा कभी भी डी लैम्डा मत लिखना आप, क्योंकि डी लैम्डा लिखने की जरूरत, चार्ज डेंसिटी मैंने बताया छोटे से पॉइंट पे भी चार्ज डेंसिटी वो होगी, ये रूम है, इसके अंदर मैं कोने में चार्ज डेंसिटी निकालूंगा वही पूरे रूम की आएगी निकल कर, तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालूँ तो डी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी एल, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कूलम्स लॉ याद है तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अगर ये फ्री स्पेस में तो एप्सिलॉन नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डी क्यू का मान क्या लिखूँगा मैं, लैम्डा डी एल क्यू नोट अपॉन में, इसी जगह मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि R2 माइनस R1, ये मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया भाई, ठीक है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, R2 माइनस R1 लिख दूँगा, इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड है जो आपने आर किया, मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, वेक्टर फॉर्म नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। और हमने कल किया था कि नीचे आपका क्यूब आता है, डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं उसके फॉर्मूले को। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू नोट मैंने पहले लिख दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आ गया लैम्डा डी एल अपॉन में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, मुझे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एल के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो डी एफ की इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बनेगा, एफ, यहाँ पर क्यू नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेशन किया एल की फॉर्म में, लैम्डा, ठीक है, डी एल, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। ये लगा लेना भाई, ये मिस्टेक मत कर देना आप, क्योंकि ये आपके नंबर कट करेंगे।
R2 माइनस R1, ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं आप मैग्नीट्यूड लगा रहे हो, इंटू DL, ठीक है। तो ये जो आपकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वांटिटी निकल के आई आपकी वो आई, तो इसे कहते हैं आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे हमने वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे इसके ऊपर। तो अभी पहले आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझिए कि कैसे हमने क्या। कूलम्स लॉ अगर आपने समझ लिया तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वांटिटी लिखनी आनी चाहिए कि कैसे हम चीज़ें मानकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास के लिए ये काफ़ी है। कल की क्लास में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।